नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को। आज हम लोग मिडवाइफरी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं और बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम लोग देखने जा रहे हैं विथ थ्योरी के साथ। आज हम आपको थ्योरी भी समझाएंगे, एक्सप्लेनेशन भी देंगे, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन है जहां पर आप सबको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है और थ्योरी आप सबको समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आप क्वेश्चन को समझ सके। क्योंकि रटने जाइएगा तो बहुत सारा क्वेश्चन, आपको बहुत क्वेश्चन पढ़ना है, तो कितना को रटिएगा। अगर समझे रहिएगा तो चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर रहते हैं और एग्ज़ाम के टाइम में आपको कन्फ्यूजन कम रहते हैं और आप सही आंसर करके आते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम आप लोग दिए होंगे तो आपको पता होगा कि एग्ज़ाम में लगने लगता है कि इसका ए आंसर सही होगा या बी ए होगा, तो वो सब थ्योरी से ही क्लियर होते हैं। तो चलिए सारे कुछ को हम लोग क्लियर करते हैं आज, और आपको सारा क्वेश्चन भी एक एक करके एक्सप्लेनेशन के साथ समझाने जा रहे हैं। और आप लोग का बहाली भी लगातार आ रहे हैं, तो जो भी कैंडिडेट अभी तक क्लास नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, नहीं किए हैं, तो वो सारे कैंडिडेट ज़रूर क्लास ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि अब किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं आप लोग। आप लोगों का क्लासेस छूट रहा है, ज़्यादा समय आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। रेलवे वाला जो फॉर्म भरे थे उनका एग्ज़ाम डेट बहुत सारे पोस्ट का आ चुका है, तो आप लोग का भी आएंगे। अगर रीओपन होते हैं तो उसकी जानकारी हम आपको बता देंगे। वैसे यूपी का फॉर्म आ चुका है, एएनएम का, बिहार वाला भी जल्द आने वाला है। तो आप लोग अपनी तैयारी में पूरी तरीके से लग जाइए। जो भी कैंडिडेट तैयारी करना चाह रहे हैं इस नंबर पर 70 50 87 29 96 इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सअप करके आप लोग क्लास में ज़रूर जुड़ जाइएगा। तो चलिए आज का हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन से गर्भ निरोधक साधन के फेल हो जाने से एपिटोपिक प्रेगनेंसी हो सकते हैं। एपिटोपिक जो प्रेगनेंसी है वो किस गर्भ निरोधक साधन को फेल हो जाने पर होते हैं। अब तो आपको ये पता होना चाहिए कि गर्भ निरोधक साधन होता कौन कौन सा है। जैसे यहाँ पर दिया है आईयूडी, उसके बाद है कॉन्डोम, उसके बाद है माला एन, उसके बाद है सेफ पीरियड मेथड। तो ये सब क्या है, ये सारे क्या है, तो गर्भ निरोधक साधन है। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि एपिटोपिक प्रेगनेंसी किस गर्भ निरोधक के फेल होने पर होते हैं, तो इसके बारे में जानते हैं हम लोग। वैसे आईयूडी के फेल हो जाने पर होते हैं, और आईयूडी जब फेल हो जाते हैं, क्योंकि सबसे गर्भ निरोधक में अगर सबसे कह सकते हैं कि अच्छा माना जाता है तो वो आईयूडी को माना जाता है। जैसे कॉन्डम सम है तो वो सबसे मतलब गर्भ निरोधक कभी कभी नहीं भी उससे मतलब कि हो पाता है, लेकिन आईयूडी एक कह सकते हैं कि एक मतलब फिक्सेबल हो जाता है गर्भ निरोधक के लिए। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। उसके बाद चैडविक साइन है कि एक गर्भवती महिला में चैडविक साइन कब उपस्थित होते हैं, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। पहले हम लोग आईयूडी के बारे में जान लेते हैं। वैसे हम आपको बता चुके हैं, जो भी कैंडिडेट पहले से क्लास कर रहे हैं उसको आईयूडी वाला थ्योरी का नोट्स भी मिल चुका है। वैसे आज हम यहाँ पर क्वेश्चन आए हैं तो बता देते हैं आपको आईयूडी के बारे में। जैसे कि हमने आपको बताए थे, ये आपको व्हाइट कलर का जो दिख रहा है ये क्या है, आईयूडी प्रवेशन है। इसी को आईयूडी बोले जाते हैं, जो कि सेट किया हुआ है मतलब कि गर्भधारण को रोकने के लिए। इसके बारे में हम लोग पूरी डिटेल्स में जानते हैं। अब आप लोग फिगर में देख लिए कि मतलब वजीना के माध्यम से अंदर में उसको सेट किया गया, टी शेप में होते हैं, जो कि गर्भाशय में इसको डाला जाता है। ये मतलब कि इसके बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। फिगर में आप लोग समझ गए क्या है। तो यहाँ पर हम आपको पूरी डिटेल्स में बता देते हैं। क्या होता है कि गर्भाशयी युक्त आईयूडी का मतलब आई से मतलब क्या होता है इंट्रा, यू से मतलब होता है यूट्राइन, डी से मतलब होता है डिवाइस। क्या है, एक इंट्रा यूट्राइन डिवाइस आईयूडी का फुल फॉर्म हो गया। और ये गर्भधारण को रोकने वाला एक उपकरण है। क्या है, गर्भधारण को रोकने वाला एक उपकरण है। यह छोटा अक्सर टी शेप में, मतलब कि अक्सर टी शेप में, उसको आपने देखे थे कि टी शेप में था, तो अक्सर छोटा और टी शेप में होता है, जिसे महिलाओं के गर्भाशय में डाला जाता है।
और ये युक्तियाँ डॉक्टर या अनुभवी नर्सों के द्वारा योनि मार्ग से गर्भाशय में लगाया जाता है। जब आप लोग जॉब में 4-5 साल जॉब कर लीजिएगा तो इन सब के लिए आप लोगों को भी अनुभव हो जाएंगे। ये सब वर्क आप लोग भी कर सकते हैं। ये गर्भ निरोधक के रोकने के लिए है। जैसे कि कॉन्डम भी गर्भ निरोधक के रोकने का ही साधन है, लेकिन इन सब में उतना इफेक्टिवली होता नहीं है। कभी कभी कॉन्डम यूज करने पर भी गर्भधारण हो जाते हैं, लेकिन आईयूडी में ऐसा है नहीं। कॉन्डम जैसे अन्य गर्भ निरोधक साधनों के विपरीत आईयूडी क्या है, तो यौन संचारण और संक्रमण, मतलब कि दोनों को आईयूडी यौन संक्रमण को नहीं रोकता है, लेकिन कॉन्डम संक्रमण को भी रोकता है, लेकिन आईयूडी गर्भ निरोधक को रोकता है। और इसके बारे में हम लोग पूरी डिटेल्स में समझ लिए विद फिगर के साथ। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। आप लोग आईयूडी के बारे में पूरी तरीके से समझिए, अब कोई कन्फ्यूजन आप लोगों को नहीं होंगे। तो क्वेश्चन वही कह रहा था कि गर्भ निरोधक साधन फेल हो जाने पर इपिटोमिक प्रेगनेंसी जो होता है वो आईयूडी का गर्भ निरोधक फेल हो जाने पर एपिटोपिक प्रेगनेंसी है वो हो सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक गर्भवती महिला में चैडविक्स साइन, एन यहाँ पर साइलेंट है, चैडविक्स साइन कब उपस्थित होता है। तो एक गर्भवती महिला में चैडविक साइन कब उपस्थित होता है, जैसे कि यहाँ पर दिया है निषेचन के तुरंत बाद, या गर्भाशय के 6ठे सप्ताह पर, या ओवम क्या दिया है कि ओवम आरोपण के तुरंत बाद। तो ये कब होते हैं, तो ये आपका होता है गर्भाशय के 6ठे सप्ताह पर। चैडविक साइन क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि ये मतलब कि एक थ्योरी दिया गया है चैडविक के द्वारा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इसके बारे में हम लोग को जानना भी ज़रूरी है। बहुत बीविया क्वेश्चन है। चैडविक साइन के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। पहले क्वेश्चन के लिए चिंता मत करिए, क्वेश्चन होगा बहुत। साइन क्या है, चैडविक संकेत या साइन कहिए, मतलब साइन हिंदी में संकेत बोलते हैं उसको। चैडविक संकेत प्रारंभिक गर्भ अवस्था का एक लक्षण है। क्या है, चैडविक जी के द्वारा ये मतलब कि खोजा गया होगा, इसका पता लगाया गया होगा, तो इसी के नाम पर उसको दे दिया गया है चैडविक साइन या चैडविक संकेत। आरंभिक गर्भ अवस्था के लक्षण है, जिसमें क्या होते हैं, तो जिसमें आपका गर्भाशय ग्रीवा, योनि और योनि का नीला रंग दिखाई देता है। अगर आपसे पूछा जाए कि योनि का नीला रंग कब दिखाई देता है, किस कारण से, तो चैडविक साइन की मतलब ये संकेत, इसके अंतर्गत मतलब कि हम पता चल पाता है कि योनि का नीला रंग दिखाई पड़ना चैडविक साइन का मतलब कि क्या है, संकेत है, जिससे कि आरंभिक गर्भ अवस्था का क्या है, लक्षण भी है। यदि आप गर्भ अवस्था के अन्य लक्षणों के साथ साथ इस परिवर्तन को देखते हैं तो ये सब मतलब कि चैडविक साइन से रिलेटेड थे, कि मतलब कि इसमें क्या होता है कि गर्भाशय ग्रीवा, योनि और योनि का नीला रंग दिखाई पड़ना। तो इसका आंसर हम लोग जान चुके थे कि मतलब कि ये कब होता है, तो गर्भ अवस्था के 6ठे सप्ताह पर ये मतलब कि चैडविक साइन उपस्थित हो जाता है, जिसमें कि गर्भाशय ग्रीवा और योनि का जो रंग है वो नीला दिखाई पड़ने लगता है। ठीक है, तो ये हम लोग समझ गए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फेरस सल्फेट, जैसे कि फेरस सल्फेट क्या होता है कि FeSO4 फेरस सल्फेट वन कह रहा है कि फेरस सल्फेट की एक टैबलेट में अवशोषण योग्य आयरन होता है। जैसे क्या, FeSO4 फेरस सल्फेट वन, इसमें आयरन की मात्रा है ना, Fe आयरन का ही संकेत है। तो वही कह रहा है कि फेरस सल्फेट की एक टैबलेट में अवशोषण योग्य जो आयरन होती है वो कितना होता है, 10 मिलीग्राम या 15 मिलीग्राम या 60 मिलीग्राम या 100 मिलीग्राम। तो ये कितना होते हैं, तो उसमें 15 मिलीग्राम होते हैं। कितना होते हैं, तो जो फेरस सल्फेट की एक टैबलेट होती है उसमें जो अवशोषण योग्य आयरन की मात्रा होती है वो 15 मिलीग्राम होता है। कितना होता है, 15 मिलीग्राम। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला कह रहा है कि सोनोग्राफी के दौरान स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस
देखे जाते हैं। सोनोस्टोर जो अपीयरेंस है, मतलब जो दिखाई देते हैं, वो कब देखे जाते हैं? सोनोग्राफी के दौरान, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के दौरान, या हाइडेटिक डिफॉर्म मोल के दौरान, या मल्टीपल प्रेगनेंसी के दौरान, या पीली हाइड्रोनिनोस के दौरान। तो कब ये मतलब कि स्नो स्टॉर्म प्रेगनेंस जो अपीयरेंस है वो देखे जाते हैं? सोनोग्राफी के दौरान। तो ये देखा जाता है कब? तो हाइडेटी डिफॉर्म मोल के दौरान, मतलब कि स्नो स्टॉर्म देखे जाते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि ट्विंस केस में प्रथम बच्चे, ट्विंस आप लोग जानते हैं ना, मतलब कि जैसे कि बहुत ऐसे भी केस आएंगे, आप लोग जब जॉब पे जाइएगा या आप लोग को कभी देखे भी होंगे, जब बहुत सारे को ड्यूटी भी लगाया जाता है कॉलेज आवर में भी, तो मतलब कि जैसे कि जुड़वा बच्चा आप लोग कहते हैं उसको, मतलब हिंदी में जुड़वा बच्चा कह सकते हैं। तो ट्विंस के केस में जब दो बच्चे जन्म लेने वाले होते हैं, तो ट्विंस केस में कह रहे हैं कि प्रथम बच्चे की डिलीवरी के दौरान किए जाने वाले मैनेजमेंट में शामिल नहीं है। मतलब जब ट्विंस बच्चे केस, मतलब ट्विंस बच्चे जब जन्म लेंगे, दो जुड़वा बच्चे, तो ऐसा तो है नहीं कि मतलब कि दोनों एक ही बार जन्म ले लेंगे। हाँ, मतलब कि दोनों का बॉडी मतलब कि अटैच हो जाता है, क्योंकि आप लोग देखते होंगे बहुत सारा रील्स सब में, वीडियो सब में देख लेते होंगे कि दो मतलब कि बॉडी एक में ही अटैच रहती है, तो उस केस में हो सकते हैं। लेकिन जब दो बेबी एक जन्म लेते हैं तो पहले कोई लेगा, उसके बाद दूसरा आएंगे। तो वही कह रहा है कि पहले बच्चे के डिलीवरी के दौरान की जाने वाली मैनेजमेंट में शामिल नहीं है। क्या? लेबरल नहीं शामिल नहीं है, ये पूछ रहा है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। इसमें दिया है कि लेबरल इपिसिटोनिमी या प्रथम बच्चे के डिलीवरी के साथ आईवी इर्गोमेट्रिन, मतलब कि आईवी जो इर्गोमेट्रिन होते हैं वो दिए जाते हैं प्रथम डिलीवरी के बाद, या कॉर्ड क्लैंपिंग किया जाता है। तो कॉर्ड क्लैंपिंग तो किया ही जाता है। आईवी रेंजर सॉल्यूशन ये भी मतलब कि मैनेजमेंट किए जाते हैं। तो इसमें जब मतलब कि कह रहा है कि कौन मतलब मैनेजमेंट में शामिल नहीं है, तो प्रथम बच्चे के डिलीवरी के बाद जो आईवी इर्गोमेट्रिन जो होते हैं वो मतलब कि मैनेजमेंट में नहीं शामिल है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा। थोड़ा सा ऑप्शन बड़ा है लेकिन घबराइएगा नहीं। अगला है कि पीएनडीटी एक्ट, जैसे कि बहुत सारे एक्ट होते हैं ना, रॉलट एक्ट हो गया, और भी बहुत सारे एक्ट होते हैं जिस तरीके से लागू किया जाता है कोई नियम या कोई कानून लागू किया जाता है। कोई नियम किसी चीज़ को लेकर आते हैं उसको मतलब एक्ट बोले जाते हैं। तो वही कह रहे हैं कि पीएनडीटी एक्ट कौन से वर्ष पारित किया गया। ये जीके रिलेटेड क्वेश्चन है लेकिन आपके टॉपिक से ही रिलेटेड है। तो जैसे दिया है कि 1919, मतलब कि पीएनडीटी एक्ट कब पारित हुआ? 1990 में, 1992 में, 1994 में, या 1996 में। तो पीएनडीटी एक्ट जो लागू किया गया था वो लागू किया गया था 1994 ईस्वी में। कब लागू किया गया था? तो 1994 ईस्वी में इसको लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्ड की क्या है? कार्ड की वह असामान्यता जिसमें कार्ड प्लेसेंटा के मार्जिन से जुड़ी रहती है क्या कहलाती है? प्लेसेंटा के बारे में हम लोग बहुत डिटेल्स में जाने हैं, उसका अलग से थ्योरी क्लास भी लिए थे, उसका क्या क्या फंक्शन है वो सब भी हमने आपको पढ़ा रखे हैं। तो जो भी कैंडिडेट अभी तक वो सारे क्लास नहीं किए हैं वो सारे कैंडिडेट क्लास ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। आपको सारे जो भी छूटा हुआ क्लासेज है वो सारे क्लासेज मिल जाएंगे, क्योंकि सारे क्लासेज एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि हम अभी आईओटी वाले समझाए तो वो पहले, इससे पहले और भी डिटेल्स में बता चुके थे पिछले क्लास में। तो इसी तरीके से हमने प्लेसेंटा के बारे में भी बहुत डिटेल्स में पढ़े हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कार्ड की वह असामान्यता जिसमें कार्ड प्लेसेंटा के मार्जिन से जुड़ी रहती है क्या कहलाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसे बाइटलर डोर प्लेसेंटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो बाइटलर
डोर प्लेसेंटा, बाइटल डोर प्लेसेंटा क्या कहा जाता है? बाइटल डोर प्लेसेंटा। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कार्ड की वह, एक मिनट रुकिए, कार्ड की वह एबनॉर्मलिटी क्या है? जैसे नॉर्मलिटी मतलब क्या? सामान्य से मतलब कि अगर अलग है तो उसको एबनॉर्मलिटी कहते हैं। कह रहा है कि कार्ड मतलब जैसे क्या कि किसी चीज़ का नॉर्मली जैसे बच्चे का वजन नॉर्मली कितना होता है? 2.5 से 3 kg के बीच में, तो हम कहेंगे कि नॉर्मली इतना वजन है। और उससे बहुत कम है तो उसको क्या कहेंगे? एबनॉर्मलिटी के या एबनॉर्मल कहेंगे। मतलब नॉर्मल से अलग है तो एबनॉर्मल या एबनॉर्मलिटी कहते हैं। वही कह रहा है कि कार्ड की वह एबनॉर्मलिटी जिसमें कार्ड झिल्लियों से जुड़ी रहती है उसको क्या कहा जाता है? कार्ड मतलब प्लेसेंटा से रिलेटेड है तो उसको कौन से टाइप का प्लेसेंटा कहते हैं? बाइटल डोर प्लेसेंटा हम लोग अभी देख चुके हैं तो ये तो होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा? तो आपका ये मतलब कि जो कार्ड से एबनॉर्मलिटी, कार्ड से जो झिल्ली से जुड़े रहते हैं उसको कहे जाते हैं क्या? तो उसका कहा जाता है वेलामेंटस प्लेसेंटा। क्या कहा जाता है? वेलामेंटस प्लेसेंटा। अगर हो सकता है तो एक क्लास में हम लोग और प्लेसेंटा के बारे में पूरी डिटेल्स में जानेंगे, इसका क्या कार्य है, क्या फंक्शन है, कितने टाइप के प्लेसेंटा है, किसका कौन से कार्य है, उन सब के बारे में भी एक क्लास में और डिटेल्स में हम लोग जान लेंगे। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि गर्भ अवस्था में कौन सी एंटी ट्यूबुलर क्यूलर ड्रग नहीं दी जाती? ड्रग मतलब जो मेडिसिन है वो नहीं दी जाती है। जैसे इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया गया है कि एस्ट्रेप्टोमाइसिन या आइसोनियाजिड या क्या है कि एथाम्प्यूटोल। इस तरीके से 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। कह रहा है कि गर्भ अवस्था में कौन सी एंटी ट्यूबर न्यूक्लियर ड्रग नहीं दिया जाता है? तो गर्भ अवस्था के दौरान जो एंटी ट्यूबर न्यूक्लियर ड्रग नहीं देने वाला जो है वो कौन सा हो जाता है? तो एस्ट्रेप्टोमाइसिन गर्भ अवस्था के दौरान नहीं दिया जाता है। तो इसका करेक्ट है, ये मेडिसिन का नेम है इसलिए थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है आप लोगों का नाम। मेडिसिन का नाम थोड़ा सा रहता ही है, तो उसको क्या कहते हैं? तो एस्ट्रेप्टोमाइसिन गर्भ अवस्था के दौरान एंटी ट्यूबुलर क्यूलर ड्रग में नहीं शामिल है, उस दौरान उस ड्रग में नहीं दिया जाता, उस ड्रग के तौर पे नहीं दिए जाते। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्री एक्लैम्प्सिया निम्न में से किस अंग को प्रभावित करता है? ये क्वेश्चन एक बार और आया था इससे रिलेटेड। तो कह रहा है कि प्री एक्लैम्प्सिया किस अंग को प्रभावित करता है? नीचे दिए गए अंग है, मतलब कि हमारे शरीर का पार्ट है और उसी को कह रहा है कि इसमें से किसको प्रभावित करता है, नहीं है, करता है। इसमें चलिए देखते हैं। जैसे इसमें किडनी दिया है, लीवर दिया है, हृदय दिया है, उपयुक्त सभी दिया है। तो ये किसको प्रभावित करता है? तो ये आपको जो प्रभावित करते हैं, किडनी को भी प्रभावित करता है प्री एक्लैम्प्सिया, लीवर को भी प्रभावित करते हैं, हृदय को भी प्रभावित करते हैं। जब तीनों को प्रभावित कर ही देते हैं तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, और इसी क्वेश्चन को फिर घुमा के पूछेगा, कहेगा कि प्री एक्लैम्प्सिया, कैसे भी क्वेश्चन पूछेगा आपको आना चाहिए। रहेगा प्री एक्लैम्प्सिया निम्न में से किस अंग को प्रभावित नहीं करता है? वहाँ पर दे दिया रहेगा नहीं करता है, उसमें एक ऑप्शन ये रहेगा, मान के चलो किडनी है, दूसरा उसमें दे दिया है कि ब्रेन, उसके बाद दे दिया है मांसपेशिया, हड्डी। तो क्या हो जाएगा? मतलब कि एक जो इन तीनों में से कोई एक दिया रहेगा तो वही सही हो जाएगा। ठीक है, इसी भी तरीके से आपको पूछेगा तो आपको मतलब कि वो क्वेश्चन अच्छे से आना चाहिए, वो आप खुद ब खुद बना सकते हैं क्वेश्चन।
पूछने का तरीका बहुत सारे बन सकते हैं, मतलब यही से 2 क्वेश्चन बन सकता है, बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। अगर मेन चीज़ आपको पता है, मान के चलिए ये तीनों चीज़ ऐसा है जिसको प्रभावित करता है, तो अब कैसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछेगा हम उसको सही सही जवाब दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, उसी से रिलेटेड है, कह रहा है कि प्री एक्लैम्प्सिया के 3 महत्वपूर्ण क्लिनिकल फीचर है। जो प्री एक्लैम्प्सिया है उसका 3 महत्वपूर्ण जो क्लिनिकल फीचर है, क्लिनिकल, उसके बारे में बताना है। जैसे कि सब ऑप्शन में आपको 3-3, 4-4 मतलब कि उसमें महत्वपूर्ण क्लिनिकल फीचर दिए गए हैं। इसमें से आपको बताना है कि कौन प्री एक्लैम्प्सिया के महत्वपूर्ण क्लिनिकल फीचर है। तो चलिए हम लोग जानते हैं। जैसे इसमें दिया है क्या कि हाइपरटेंशन, इडीमा और प्रोटीन यूरिया, ये मतलब कि तीनों इसका महत्वपूर्ण फीचर तो है ही। उसके बाद और भी बहुत सारा है, जैसे कि हाइपरटेंशन है इसमें, लेकिन इसमें योनि से रक्तस्राव दे दिया गया है, ये सब नहीं होंगे। मतलब कि हाइपरटेंशन सब में दिया है, लेकिन ये इसका करेक्ट आंसर है। मतलब कि ये तीनों प्री एक्लैम्प्सिया के महत्वपूर्ण क्लिनिकल फीचर है। कौन कौन? तो हाइपरटेंशन, इडीमा, यहाँ पर कॉमा भी दे सकते हैं, इडीमा, प्रोटीन यूरिया। ठीक है, तो ये तीनों मतलब कि प्री एक्लैम्प्सिया के महत्वपूर्ण क्लिनिकल फीचर है। प्री एक्लैम्प्सिया किस किस को प्रभावित करता है, वो तीनों अंग के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए और आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आगे का क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ये हम लोग देख चुके हैं। आपका क्वेश्चन है कि ये हम लोग देखे थे, पिछले क्लास में देख चुके थे। अगला क्वेश्चन है कि लगभग 25%, कितना है, लगभग 25% मैटरनल डेथ इस रीजन से होता है। इसमें से बहुत सारा रीजन दिया गया। मैटरनल डेथ क्या होता है? जिस समय माँ कह सकते हैं कि बच्चे को जन्म देते रहते हैं, तो उस केस को भी मैटरनल डेथ कहे जाते हैं। तो वही कह रहा है कि मतलब कि मैटरनल मतलब क्या, मदर मतलब माँ, तो मैटरनल मतलब जैसे आप लोग कहते हैं ना कि ये मेरा मैटरनल लाइन मतलब कि मातृभूमि है, तो उसी तरीके से उसी से रिलेटेड है। मैटरनल डेथ का 25% रीजन क्या है? जैसे संक्रमण, प्रसूति रक्तस्राव या प्रसूति रक्तस्राव, या असुरक्षित गर्भपात, या एम्ब्लेम्सिया, या 4 ऑप्शन दिया है, एम्ब्लेम्सिया दिया है, संक्रमण, प्रसूति रक्तस्राव, या असुरक्षित गर्भपात। तो ज़्यादातर जो कारण है, 25% जो कारण में काउंट किए जाते हैं, वो क्या है, प्रसूति रक्तस्राव है। क्या है? हाँ, प्रसूति रक्तस्राव के कारण ही क्या होता है, 25% मैटरनल डेथ होती है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाए, प्रसूति के समय जो रक्तस्राव हो जाते हैं, तो ये मतलब मैटरनल डेथ का मुख्य रीजन होते हैं। बहुत मतलब 25% लोग इस मतलब 25% मैटरनल डेथ इसका रीजन है। अगला है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मातृत्व मृत्यु, वही हिंदी में वही हुआ, मैटरनल डेथ को मातृत्व मृत्यु कहते हैं। यहाँ पर हिंदी लिखा था, वहाँ पर इंग्लिश था। कह रहा है कि मातृत्व मृत्यु दर की गणना की जाती है। मतलब दर की गणना कितने पे किया जाए? जैसे क्या, मृत्यु या जन्म, जैसे कहते हैं ना कि 2011 के जनगणना के अनुसार हमारे देश में इतना % महिला है, इतना पुरुष है, या ये कहते हैं कि इस शहर के लिंगा अनुपात इतना है, तो मतलब कितना पे काउंट किया जाता है, सो पूछ रहे हैं आपसे। मतलब कि कितना पर, जैसे क्या कहेंगे कि बिहार की या किसी भी राज्य के कहेंगे कि इस राज्य की लिंगा अनुपात 997 है या 884 है, तो क्या मतलब कि 884 मतलब 1000 पुरुषों पर 884 महिलाएं हैं, वो लिंगानुपात को दर्शाता है। उसी तरीके से ये कह रहा है कि मातृत्व मृत्यु दर की गणना कितने पे किया जाता है, 1000 माताओं की संख्या पर, या प्रति 1000 जनसंख्या पर, या प्रति 1000 जीवित जन्म देने वाली बच्चों की संख्या पर, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो कितने पर इसको काउंट किया जाता है? तो मातृत्व मृत्यु दर की जो गणना का आकलन जो किया जाता है,
वो किया जाता है प्रति हजार, 1000 पर तो कहीं किया ही जाता है, प्रति हजार जीवित जन्मे बच्चों की संख्या पर। किस पर? तो प्रति हजार जो मातृत्व मतलब कि जो मृत्यु का जो दर है वो प्रति हजार जीवित जन्मे बच्चों के जन्म के आधार पर उसको काउंट किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, तो आप लोग अच्छे से इसको समझ भी लिए। अगला है कि प्री एक्लैम्सिया के इफेक्ट में शामिल है। प्री एक्लैम्सिया के इफेक्ट में इनमें से कौन शामिल है, ये आपसे पूछ रहा है। जैसे कि वाइसोस्पाइम या जीएफआर की कमी या प्रमस्तिष्कीय रक्तस्राव या उपयुक्त सभी। तो प्री एक्लैम्सिया इफेक्ट में जो शामिल है वो वाइसोस्पाइम भी है, जीएफआर की कमी भी है, प्रमस्तिष्क रक्तस्राव भी होते हैं। तो इसका भी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी, इसका भी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे का क्वेश्चन हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे और होगा तो अगले क्लास में हम प्री एक्लैम्सिया के बारे में पूरी डिटेल्स में आपको बताएंगे भी। ठीक है, प्री एक्लैम्सिया से रिलेटेड 3 क्वेश्चन यहाँ पर आ चुके हैं, तो वहाँ पर हम लोग और भी डिटेल्स में जानेंगे।